मैं उस मुसलमान औरत की अलमनाक दास्तान सुनकर सकते में आ गया। मेरे सामने एक ऐसी मजलूम औरत हाथ जोड़े बैठी थी जिसने अपने माँ बाप भाइयों को ही नहीं अपनी इज़्ज़त को भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। इस सन 47 में मशरक़ी पाकिस्तान में सिखों के हाथों अगवाशुदा एक मुसलमान औरत का अलमिया नहीं था, बल्कि ऐसी हज़ारों लाखों मुसलमान औरतों का अलमिया था जो न जाने भारत के देश में, काफिरों के देश में कहाँ कहाँ ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर कर रही थीं या मर कब गई थीं। मैं कौम की इन बदनसीब बेटियों की तस्वीर पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवानों को दिखाना चाहता हूँ, जो VCR पर भारतीय फिल्मों के गाने लगाकर रक्स करते हैं। ये औरत जो कभी गैरतमंद बाप की मुसलमान बेटी रज़िया बानो थी, अब कुलदीप कौर के नाम से अपनी कोख से एक सिख लड़के बिशन सिंह को जन्म देकर पाल रही थी और छुप छुप कर उसे कुरान शरीफ पढ़ा रही थी, नमाज़ पढ़ा रही थी और कलमा याद करवा रही थी और मेरे आगे रो रो कर हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दो, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी। मैंने अपने हाथ से रज़िया बानो के हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरी बहन, अगर ये बात मेरे इख्तियार में होती तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकल कर पाकिस्तान ले जाता, मगर मेरी बहन, यकीन करना मैं मजबूर हूँ, ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। रज़िया बानो उर्फ़ कुलदीप कौर के चेहरे पर ऐसा गम, ऐसी उदासी छा गई थी जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने कौम की इस बदनसीब बेटी के पाँव को एक हाथ से छूकर वो हाथ अपनी आंखों से लगाया और उठते हुए कहा, ज़िंदगी रही तो एक बार बहन तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये कहकर मैं फसल में से निकलकर खेत की मीन पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की इस मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। कितनी देर में चलता गया, मुझे कुछ पता न चल सका कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। जब अपने होश व हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुँच गया हूँ। रेल का फाटक बंद था, गाड़ी आने वाली थी। फाटक की दोनों जानब कच्ची सड़क पर एक दो रेड़े खड़े थे। एक सिख भैंस का रस्सा हाथों में पकड़े भैंस को रेलवे लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था। दूर से रेलवे के इंजन ने सीटियां देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचा दिया। इससे कितनी देर में भैंस को लाइन पार करा चुका था। इस बार गाड़ी जालंधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दूर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में रेलगाड़ियों के आगे लगे हुए कोयले के चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि चूँकि इंडिया में कोयला कई मकामात से निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती, लाइन के दोनों तरफ गर्द उड़ाती गुजर गई। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और चलते वक्त धूप मुझे चुभने लगी। मैंने सोचा, इस तरह कब तक पैदल चलता रहूँगा। मैं अमृतसर वाली ख़तरे की फ़िज़ा से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। बेहतर है कि मैं GT रोड पर वापस चला जाऊँ, वहाँ किसी से ट्रक या बस में बैठकर किसी अगले शहर पहुँच जाऊँ, वहाँ से फिर मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। चनाचे मैंने रेलवे फाटक से कच्ची सड़क की तरफ अपना रुख कर लिया। यह देहाती इलाका था, किसी को क्या पता मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मेरा लिबास ऐसा था कि लगता था शहर से कोई लड़का गाँव अपने अजीज़ों से मिलने आया है या मिलकर वापस जा रहा है। कच्ची सड़क खेतों में 2-4 मोड़ काटने के बाद जालंधर की तरफ जाती GTS रोड पर निकल आई। यहाँ एक जाना मुझे दरख्त के नीचे एक बूढ़ा सिख नज़र आया जो छाबे में नागपुरी संतरे रखे बेच रहा था। इस किस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ भी खाया था। उन्होंने बताया कि नागपुर का संतरा है, मगर साथ ही कहा था कि पाकिस्तान के किनुओं ने भारत के नागपुरी संतरे को मात कर दिया है। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा, सिख के पास नहीं जाना चाहिए, न जाने वो क्या पूछ बैठे और क्या जवाब मुंह से निकल जाए। फिर ख्याल आया कि ऐसी कोई बात नहीं, उसे क्या पता मैं कौन हूँ। भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं सरदार जी के पास चला गया और पूछा, सरदार जी, संतरे कैसे लगाए हैं। मैंने पंजाबी में बात की थी। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, खा कर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा लिए और पूछा, कितने पैसे दूं। सरदार जी ने बेनियाजी से अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, 1 रुपया दे दो।
मैंने उसे 1 रुपये का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं इस जगह से कोई सवारी नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ कस्बे का मोड़ था और रेड़ों गड्ढों वगैरह की आमदोरफ्त जारी थी। मैं चलते चलते जब काफ़ी आगे निकल गया तो एक जगह बैठकर चारों संगतरे खा गया। मेरी भूख भी किसी हद तक दूर हो गई और प्यास भी मिट गई। मैं सड़क के किनारे खड़ा एक तरफ खड़ा होकर किसी लारी वगैरह का इंतज़ार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया वो मगर नहीं रुकी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लदा हुआ था। मैंने उसे हाथ दिया मगर वो भी नहीं रुका। दूर से एक जीप आती नज़र आ रही थी। मैं सड़क से हटकर ज़रा दूर खड़ा हो गया इस ख्याल से कि कहीं पुलिस वगैरह की जीप ना हो, मगर ये जीप सिविलियन थी। एक सिख सिविलियन कपड़ों में उसे चला रहा था। जीप भी गुजर गई। मैंने उसे हाथ ना दिया। मैं कदम कदम पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर तक चला होऊंगा कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गधा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। दूर से मैं बस को पहचान ना सका। मैंने उसे हाथ दे दिया। बस खाली थी। खिड़कियों में सलाखें लगी हुई थी। बस मेरे करीब आकर रुक गई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर नहीं रह गया कि बस की पेशानी पर अंग्रेज़ी में पुलिस लिखा हुआ था। ये पुलिस की गाड़ी थी। सिख ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बहू, आ जाओ। सिख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है वो पुलिस का आदमी ही होगा। ये बस थाने से हवालातियों को अदालत में लाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर भागने का मकाम नहीं था। सिख ड्राइवर ने 2-3 बार हॉर्न देकर ऊंची आवाज़ में कहा, आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। कहाँ जाना है? मैंने अपनी साथ वाली खिड़की खोल दी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बहू तुम पुलिस की दाढ़ी देखकर शायद डर गए थे। बहू तुम पुलिस की गाड़ी देखकर शायद डर गए थे। फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये गाड़ी पुलिस की ज़रूर है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। उसने बताया कि अमृतसर में उसका मोटर वर्कशॉप है। ये गाड़ी जलंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई है। अब वो उसे वापस जलंधर ले जा रहा था। मैंने कहा, कहाँ? उसने मुझसे पूछा कहाँ जाओगे बहू? तुम्हारा नाम क्या है? क्या काम करते हो? एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले से सोचकर अपने जहन में कंप्यूटर की तरफ फीड कर रखे थे। मैंने अपना एक फ़र्ज़ी हिंदुआना नाम बताया और कहा, मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ, जालंधर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। फ़िक्र की कोई गल नहीं है। समझो जालंधर पहुँचे मैं जीटी रोड पर 60 मील से घट कभी गाड़ी नहीं चलाता। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हॉर्न पर हॉर्न देने लगा। वो गाय को गालियां देता कच्चे पर से गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जालंधर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। मुझे तब पता चला कि मैं अमृतसर से चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जालंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नज़र आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सिख कभी नहीं देखे थे। जालंधर शहर भी मैंने पहली दफ़ा देखा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा, बस सरदार जी मैं यहीं उतरूँगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उस पर बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाज़ार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है सरदार जी, दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है? रिक्शा वाले ने हाँफते हुए कहा, पता नहीं सरदार जी, स्टेशन पर जाकर पता कर लें। जालंधर रेलवे स्टेशन की एक तरफ रिक्शा रुक गया। यहाँ काफ़ी लोग थे। मैं अगरचे अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आया था मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को ख़तरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। टिकट मेरी जेब में था। एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम 6 बजे आएगी। उस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक मसला था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाले बाज़ार में इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नज़र आया। एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। मालूम हुआ इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे 1 बजे तक मुसलसल फ़िल्म चलती है। इस वक्त भी कोई फ़िल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में जाकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। कोई इंडियन फ़िल्म लगी थी, नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझे फ़िल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वक्त गुजारने के लिए वहाँ आया था। आंखें स्क्रीन पर फ़िल्म देख रही थीं और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ
जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और जिसने पाकिस्तान के जायज़ वजूद को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया था। मैं यही चाहता था कि जितना जल्दी हो सके हरदा ज़िला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचूं, इनसे फ़ौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूं और फिर कश्मीर आकर हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूं और काफरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊं। अगर शहादत का रुतबा हासिल ना करूं तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्म और इस्तबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं होता, उस वक्त तक काफरों से जंग लड़ता रहूं। और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान वापस जाकर अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ूँ और फिर बुलंद आवाज़ में कहूँ, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही ना चला और फिल्म ख़त्म हो गई। मैं यही समझा कि फ़िल्म ख़त्म हो गई है, मगर मालूम हुआ कि इंटरवल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सिनेमा हॉल में ही बैठा रहूं, फिर ख्याल आया कि बाहर निकलकर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी, मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे पर उठा और सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था। मुझे शाम के 5:30 बजाने थे, क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के अहाते के अंदर ही एक दीवार के साथ चाय से पान सिगरेट की दुकानें थी। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और पान सिगरेट के खोखे वाले की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ, मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट पीने का दिल करता है। मैंने पान सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़े वाला आदमी भी था, जो सिख नहीं यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप उठा, मगर फ़ौरन ही मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है। सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखों में ख़ास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डाले पूछा, कौन हो भाई तुम। मैंने यूँ ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रख कर ज़ोर से दबाते हुए कहा, अमृतसर क्या बसने गए थे। कांस्टेबल ने मेरे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो, चलो। उसने मुझे आगे को धक्का दिया। बस यही कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही आकर से काम लिया और जैसे ही धक्का खाकर मैं उससे 2-4 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी तेज़ी से और इतनी ज़ोर से भागा कि मुझे खुद पता न चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर बाज़ार में आया और बाज़ार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता इस तरफ दौड़ता कब दूसरे बाज़ार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उस वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं आंधी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता वो अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता। मैं उसे हैरान और परेशान छोड़कर आगे निकल जाता, मगर मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब ये था कि पुलिस अभी तक मेरा ताक़ुब कर रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूँगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया। फाटक बंद था, ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाईं जानिब एक निगाह डाली तो एक गाड़ी को छक छक करते आते देखा। मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे बस इतना होश ना रहा कि मैं रेलगाड़ी के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। ऐन लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाते शोर मचाती मेरे पीछे से गुजरने लगी। इस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो बहुत लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में लोहे की चरखी लगी थी, मैं उससे दूर निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ भी दी कि पागल नहीं हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी जानब भी कुछ गाड़ियां, तांगे और रिक्शे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ करती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुँह किया जा रहा था। कोई 60-70 गज़ के फासले पर सड़क की दूसरी जानब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पीछे दरवाजे के पास खड़ा आवाज़ें दे रहा था, चलो एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था
कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर आता है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए ही आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया और मेरे बैठते ही बस चल दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, एक बार फिर ख़तरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली गई। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं, औरतें भी बच्चों को लिए बैठी थीं। मैं सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आ गया, मुझे इसका नाम याद नहीं। बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। ये इलाके मेरे लिए बिल्कुल नए थे। दिन की रोशनी कम होने लगी, सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होने लगा। बस रास्ते में जगह जगह रुकने लगी। कोई सवारी पर जब भी हाथ देती तो बस रुक जाती। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे ये खतरा लगा हुआ था कि जालंधर पुलिस ने आगे रेलवे स्टेशन और छोटे शहरों और कस्बों के थानों को ज़रूर टेलीफोन पर खबर कर दी होगी कि एक पाकिस्तानी जासूस पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया है। पुलिस ने इन लोगों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। पकड़े जाने का डर बहुत बढ़ गया था। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायज़ा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर रह गया है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, महाराज तुम पहली दफ़ा लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी पर गया हूँ। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमानों को अपनी लपेट में लेने लगा था। एक बड़ी नहर आई, बस उसके पुल पर से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई, फिर वह सड़क के किनारे पर होकर रुक गई। सवारियां बाहर देखने लगीं। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे ख़तरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई देखी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जाओ पता कर की गल है। क्लीनर भी सिख था। वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगीं। किसी ने कहा शायद आगे कोई पुल टूट गया है, किसी ने कहा कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में क्लीनर मुझे वापस आता नज़र आया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, सरदार आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा, किस चीज़ की चेकिंग हो रही है? क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हुई होगी। बज़ाहिर में बड़ी इत्मीनान के साथ अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल ज़ाहिर न होने दिया कि मेरे दिल में क्या तूफ़ान मचा हुआ है। अब मुझे वहाँ से भागना था। एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शक हो सकता था, मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं 1-आध मिनट बड़ी सुकून से बैठा रहा, फिर जेब से हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और साथ वाली सवारी से पूछा, बाबा जी आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफ़ी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करने और सिगरेट पीने को दिल कर रहा है। मैं बस से उतरकर 2 कदम चलकर आगे गया, फिर रुक कर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं मज़ीद टहलता अगली लारी के पास गया। वहाँ से टहलता हुआ दूसरी और फिर तीसरी लारी के पास चला गया। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थीं और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थी। यूं ही जहां चाहते हैं गाड़ी रुकवा कर चेकिंग करने लगते हैं। मैं सड़क पार करके दूसरी जानब जो दरख्त थे उनके पास आ गया। सड़क की दूसरी तरफ गाड़ियां उगी हुई थी। उनके पीछे खेत थे जो शाम की तेज़ी से फैलते हुए धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे आ गया। यहाँ एक जगह छुप कर मैंने लारियों और की लंबी कतार को देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज़ चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहाँ मुझे कुछ किसान भी नज़र आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड की समेत सीधा जाने की बजाय बाएं जाने मगरिब की तरफ रवाना हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। जब मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त तभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे तो बेहतर था कि मैं सीज़ फायर लाइन अबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदीन के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिदैन को मालूम था कि कश्मीरों में मेरा सामना भारत की तरबियत याफ्ता फ़ौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फ़ौजी तरबियत हासिल कर लेनी चाहिए। चनांचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह नामी तरबियत याफ्ता फ़ौजी कमांडो के पास जाकर कमांडो की बाकायदा तरबियत हासिल करूं और उसके बाद जिहाद कश्मीर में शामिल होकर इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूं। मेरी भी अब ये ख्वाहिश थी। मुझे तो राइफ़ल चलाना भी नहीं आती थी और कश्मीर के महाज पर ब्रेन गनों, स्टेन गनों और मशीन गनों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे हैंड ग्रेनेड का पता ही नहीं था कि उसका पिन खींच लेने के बाद उसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होगा।
मेरे लिए फ़ौजी कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी थी। मैं फ़ौजी कमांडो बनकर कश्मीर के महाज पर लड़ने और दुश्मन के ठिकानों पर शब खून मारकर उसे बर्बाद करने के लिए बेताब था, लेकिन पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। बल्कि इस बात का वाज़ेह ख़तरा मौजूद था कि मैं अगर पकड़ा गया तो मेरी जिहाद में शामिल होकर काफिरों से जंग करने की आरज़ू खाक में मिल सकती थी। तो नाज़रीन, इसके साथ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। आने वाले एक साथ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आप इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह निगहबान।